हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईटीएस साइकिल। तो ईटीएस साइकिल यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वास्तव में इस साइकिल में जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम हैं एक चेन के रूप में अपनी रिडॉक्स पोटेंशियल के अनुसार व्यवस्थित रहते हैं, अरेंज रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम यानी एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो बच्चों अब अपने स्टार्ट करते हैं ईटीएस साइकिल, या इसको ईटीसी साइकिल भी बोलते हैं, या इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी बोलते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी एनर्जी जो है उसका उत्पादन होता है। बच्चों प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि क्यों रिड्यूसिंग आपने ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए, ये तीनों ही पढ़े हैं। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, क्रेब्स साइकिल के दौरान और फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम के दौरान एटीपी की फॉर्मेशन होती है। बच्चों एटीपी की फॉर्मेशन के साथ ही कुछ रिड्यूसिंग पावर भी बनती हैं। जैसे आपको याद है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान रिड्यूसिंग जो पावर है NaDH2 की फॉर्मेशन होती है। इसी प्रकार क्रेब्स साइकिल के दौरान रिड्यूसिंग पावर FADH2 की भी फॉर्मेशन होती है। बच्चों इनका यहाँ पर ऑक्सीडेशन जरूरी है, तभी तो इनके अंदर जो ATP है उनको अपने प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ATP प्राप्त करेंगे, दूसरा इनको अनलोड करना भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि दोबारा जो कोएंजाइम FAD है, जो कोएंजाइम NAD+ है, इनको दोबारा ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में दोबारा सप्लाई भी तो करनी है। ठीक है, तो इस वजह से इनको अनलोड करना भी जरूरी है। और इनके अंदर जो ATP के रूप में एनर्जी है, मैंने आपको बताया था कि NaDH2 = 3 ATP। 1 मोल ऑफ NaDH2 = 3 ATP, 3 ATP के बराबर है। इसी प्रकार FADH2 = 2 ATP, FAD का 1 मोल 2 ATP के बराबर है। ठीक है, तो बच्चों जब ये रिड्यूस होगा, NaDH2 रिड्यूस होगा तो 3 ATP के मोल प्राप्त होंगे। FADH2 जब रिड्यूस होगा तो 2 मोल यहाँ पर प्राप्त होंगे। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसको समझने के लिए अपने ईटीएस साइकिल को पढ़ेंगे। बच्चों आपको मालूम है कि जो ईटीएस साइकिल है ये कहाँ पर चलता है? ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर चलता है? साइटोप्लाज्म सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए कहाँ पर होता है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, दोहरी झिल्ली के द्वारा आवृत है। दोहरी झिल्ली के बीच में जो स्पेस है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। उस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए यानी एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। अब बच्चों वहां से एसिटिल कोएंजाइम ए कहां पर आ जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो जो क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर चलता है। तो क्रेब्स साइकिल के दौरान रिड्यूसिंग पावर NaDH2 और FADH2 की फॉर्मेशन होती है। ये तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर ही रहती हैं, नो डाउट। ठीक है, लेकिन बच्चों ग्लाइकोलाइसिस में भी NaDH रिड्यूसिंग पावर की फॉर्मेशन होती है। और ग्लाइकोलाइसिस आपको मालूम है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, एक कोशिका के कोशिका द्रव्य में। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया फ्री फ्लोटिंग करते रहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो रिड्यूसिंग पावर है ये क्रेब्स साइकिल के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी बनती हैं। और ग्लाइकोलाइसिस जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान भी रिड्यूसिंग पावर बनती है। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया
कि जो इनर मेम्ब्रेन है वहां पर ईटीए साइकिल चलता है। आपको मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है जहां पर क्रिस्टी मिलते हैं वहां पर ईटीए साइकिल चलता है। तो बच्चों NADH2 को ऑक्सीडाइज करने के लिए इनको इनर मेम्ब्रेन की जो क्रिस्टी है वहां पर लाना आवश्यक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर जो NADH2 है उनका तो आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के दौरान जो रिड्यूसिंग पावर बनती है NADH2 बच्चों वो अंदर कैसे आएंगी, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसे आएंगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की जो डबल मेम्ब्रेन है, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, ये देखो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, ये पूरी तरह से अपारगम्य होती है, पूरी तरह से इनपरमेबल होती है। बच्चों इस मेम्ब्रेन को NADH2 अक्रॉस नहीं कर सकते, तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो रिड्यूसिंग पावर बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसी आएंगी, वो बच्चों उनके लिए एक रास्ता है। वो रास्ता क्या है, एक शटल का यूज होता है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो NADH2 बनता है वो एक शटल के माध्यम से, वो शटल दो प्रकार के हो सकते हैं, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल या मैलेट एस्पार्टेट शटल। इन दोनों शटलों के माध्यम से ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो NADH2 की फॉर्मेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो मैट्रिक्स के अंदर वो आ सकते हैं। इसके अलावा इनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है पूरी तरह से रिड्यूसिंग पावर के लिए अपारगम्य होती है। ठीक है, तो बच्चों पहला पॉइंट ये है कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो रिड्यूसिंग पावर बनती है इन शटल के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर आ जाती हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें जो क्रिस्टी है जिसको F0 F1 कण बोलते हैं, वहां पर क्या होगा, इनका ऑक्सीडाइजेशन होगा। चलो बच्चों अपने स्टार्ट करते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, यहां से लेके यहां तक जो चौड़ाई है इसको बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली द्वारा आवृत रहता है। ये है अंदर वाली झिल्ली और ये है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाला पोर्शन यानी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहां हमने लिख दिया मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसको M फेस या M साइड भी बोलते हैं। ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और ये है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, यानी दो झिल्लियों के बीच जो जगह है वो है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसको C साइड बोलते हैं। ये अंदर वाली झिल्ली है, ये मैट्रिक्स पोर्शन है और ये अंदर वाली झिल्ली और बाहर वाली झिल्ली के बीच का पोर्शन है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। बच्चों इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब यहां पर देखो जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जो NADH2 है इसका सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, और इसके अंदर जब आपको मालूम है ये ऑक्सीकृत होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन यानी दो हाइड्रोजन और दो इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा, इनमें से निष्कासित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दोनों ही इलेक्ट्रॉन और दोनों ही जो प्रोटॉन हैं उनको सबसे पहले एक्सेप्ट कौन करेगा, FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये क्या करेगा, NADH2 के द्वारा त्यागे गए दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन को सबसे पहले ग्रहण करेगा। ये देखो सबसे पहले एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FMNH2। ठीक है बच्चों, ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन पंप की तरह काम करता है। यहां पर FMN सबसे पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ग्रहण करेगा, प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करेगा। FMN यहां क्या करेगा, हाइड्रोजन पंप की तरह काम करता है। ये क्या करता है, जो इसको हाइड्रोजन आयन मिलेंगे उनको पंप कर देगा, बाहर की तरफ फेंक देगा। बाहर की तरफ कैसे फेंकेगा, प्रोटॉन कहां थे, मैट्रिक्स के अंदर थे, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर थे प्रोटॉन। ठीक है, इन प्रोटॉनों को FMN ने कैप्चर किया और यहां से ये इनर मेम्ब्रेन यानी यहां से बाहर की तरफ फेंक देता है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ फेंक देता है। FMN ने काम क्या किया, जो प्रोटॉन थे प्रोटॉनों को मैट्रिक्स से बाहर की तरफ फेंक दिया। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस
चेन के अंदर एंट्री कर जाते हैं। ठीक है, तो FMN क्या होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके FMnH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। FMnH2 हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन आयन है, जो प्रोटॉन है, उनको बाहर की तरफ यानी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में फेंक देगा और वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FMN में। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन आगे चेन के अंदर एंट्री कर जाते हैं। ठीक है, अब बच्चों जो ये प्रोटॉन है जिनको FMN द्वारा बाहर फेंक दिया गया, इन प्रोटॉन के लिए जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है पूरी तरह से अपारगम्य है, इम्परमेबल है, अंदर ये नहीं जा सकते। सिर्फ एक ही रास्ता है, सिर्फ प्रोटॉनों के लिए एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है, आपको मालूम है, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है, उसमें क्रिस्टी मिलती है, क्रिस्टी मिलती है F0 FO, इसको F1 कण इसको बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टी, जिसको ऑक्सीजोम भी बोलते हैं। बच्चों ये जो ऑक्सीजोम है सिर्फ यही रास्ता है जिस रास्ते से होकर जो प्रोटॉन है वे वापिस मैट्रिक्स के अंदर आ सकते हैं, और यहीं से आते हैं। ठीक है, जैसे ही ये प्रोटॉन इस रास्ते से मैट्रिक्स के अंदर आते हैं, इसका जो हेड है वहां पर ATP सिंथेज एंजाइम मिलता है, और वो इन प्रोटॉनों से एनर्जी ग्रहण करके ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में जुड़कर ATP की फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर अपने को 1 मोल ATP प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट देखो, यहाँ पर 1 मोल ATP का प्राप्त हो गया। नेक्स्ट देखो, जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आयरन सल्फर इनको एक्सेप्ट करेगा, ये फेरिक कंडीशन में है, और Fe+2 ये फेरस कंडीशन में है। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है उनको एक्सेप्ट कौन करेगा, आयरन सल्फर एक्सेप्ट करेगा, और ये फेरिक से फेरस में चेंज हो जाएगा, और इसी प्रकार वापिस ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को आगे ट्रांसफर कर देगा, खुद किस में चेंज हो जाएगा, वापिस फेरिक में चेंज हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा, यूबीक्विनोन। UQ स्टैंड फॉर यूबीक्विनोन। अब आप यहां ध्यान से देखिए, ये जो यूबीक्विनोन है बच्चों, मैट्रिक्स के अंदर जो ये प्रोटॉन है ये वापिस यहां से यूबीक्विनोन ग्रहण कर लेता है। ये प्रोटॉन, क्योंकि अभी भी इनके अंदर एनर्जी है, अभी भी इनके अंदर बहुत सारी एनर्जी है। ठीक है, तो प्रोटॉन यहां से फिर वापिस यूबीक्विनोन ग्रहण कर लेता है, और यूबीक्विनोन यहां पर यूबीक्विनोन H2 में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चों इसने भी वही काम किया, यूबीक्विनोन ने भी वही काम किया, अंदर जो प्रोटॉन थे उनको कैप्चर करके वापिस इसने क्या किया, बाहर की तरफ फेंक दिया, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में वापिस फेंक दिया। अब ये प्रोटॉन वापिस सिर्फ एक ही रास्ते से, कहां से, ऑक्सीजोम, जिनको F0 FO F1 कण बोलते हैं, ऑक्सीजोम के माध्यम से वापिस अंदर आ जाएंगे। वापिस अंदर आ जाएंगे तो इनके अंदर जो एनर्जी है उसको कैप्चर करके ATP सिंथेज एंजाइम वापिस ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों को जोड़कर ATP को बना देगा। बच्चों यहां पर ये दूसरा मोल ATP अपने को प्राप्त हो गया। पहला यहां पर था, दूसरा यहां पर था। ठीक है बच्चों, यहां पर आप देखो, यहां पर NADH2 यहां एंट्री करता है, लेकिन दूसरी रिड्यूसिंग पावर FADH2 है वो यहां पर एंट्री करती है। ये रिडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से अरेंज रहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। इसका ऑक्सीडेशन यहां से स्टार्ट होगा FADH2 का। अब आगे देखो, आगे देखो, जो ये यूबीक्विनोन H2 है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन आयनों को तो बाहर फेंक देता है और इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर कर देता है। साइटोक्रोम B इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और साइटोक्रोम B फिर आयरन सल्फर को इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब बच्चों यहां पर देखो वापिस ये इसके आगे लगातार कंटिन्यूसली है। अब इलेक्ट्रॉन वापिस यहां पर यूबीक्विनोन एक्सेप्ट करेगा। बच्चों
ये जो प्रोटॉन है अभी भी इसके अंदर एनर्जी है। ये प्रोटीन वापस कहाँ आ गए? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ये वाले प्रोटॉन हैं, ये वापिस इन प्रोटॉनों को यूबिक्विनोन कैप्चर करता है, एक्सेप्ट करता है और दोबारा तीसरी बार फिर इनको बाहर की तरफ फेंक देता है। बाहर की तरफ मतलब पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की ओर फेंक देता है। बच्चों अब क्या होगा? ये जो प्रोटॉन है वापस ऑक्सीजोम में से होकर दोबारा तीसरा एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। और यहां जो प्रोटॉन है यूबिक्विनोन द्वारा बाहर की तरफ फेंक दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A और आखिर में साइटोक्रोम A3। इलेक्ट्रॉन को आखिर में साइटोक्रोम A3 एक्सेप्ट करता है और यहां से साइटोक्रोम A3 में से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन का जो परमाणु है इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है और यहां जो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में ऑक्सीजन के मोल के हाफ मोल के साथ जुड़कर वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये इसका टर्मिनल है, अंतिम है। बच्चों यहां पर आप देखो, यहां पर जो एटीपी है, यहां पर एटीपी सिंथेसिस हो रही है, यहां पर एटीपी सिंथेसिस हो रही है और यहां पर एटीपी सिंथेसिस हो रही है। एटीपी के 3 मोल प्राप्त हो रहे हैं। जब NADH2 का 1 मोल ऑक्सीडाइज होगा तो एटीपी के 3 मोल प्राप्त होंगे और FAD यहां से एंट्री कर रहा है, इसलिए FAD के बाद इनकी संख्या कितनी है एटीपी की? 1 और 2। तो इसलिए FAD इक्वल टू 2 ATP और NADP के बाद ATP कितने हैं? 1 2 3। So 1 मोल ऑफ NADH2 इक्वल टू 3 ATP। तो बच्चों ये था इसकी पूरी राम कहानी।